हेलो गाइस, आज मैं फिर आपके सामने अपना एक न्यू वीडियो लेकर आ गई हूँ। आपको याद होगा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको 1927 में साइमन कमीशन से लेकर उसके बाद लाहौर सेशन 1929 तक आपको बताया था। उसके आगे की डेट के लिए मैं आपको बताने आज आई हूँ कि मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लेकर आ जा रही हूँ। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये मूवमेंट 1930 को गांधी जी ने लॉन्च किया था। इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में ये बता दें आपको कि जब ये सारे हमारे ऑल दी मूवमेंट्स लाइक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड आफ्टर दैट चौरी चौरा इंसिडेंट, जलियांवाला बाग इंसिडेंट, लाहौर सेशन हैज बीन फेल्ड, साइमन कमीशन, ये सारी जितनी भी घटनाएं होती गई, उसके बाद गांधी जी जस्ट थॉट कि व्हाट शुड वी डू नाउ। अब हमें क्या करना होगा, अपनी पॉलिसीज को, अपनी डिमांड्स को मनवाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को हम कैसे प्रेशर में लाएंगे। तो इसके लिए गांधी जी ने एक पीसफुल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी बहुत ही सभ्यता के साथ असहयोग यानी अवज्ञा, जिसको कहते हैं आज्ञा नहीं मानना, ठीक है। डिसोबीडियंस मीन्स होता है आज्ञा नहीं मानना। एक आंदोलन चलाया था 1930 में, ठीक है। इस आंदोलन की जो सबसे खास बात रही है वो थी साल्ट मार्च। इसी ईयर में क्या नाम है, सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया गया था। अभी सॉल्ट लॉ क्या था कि हमारे ही देश के लोगों को उनको नमक बनाने के लिए गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता था, ठीक है। तो गांधी जी जस्ट थॉट कि एक पानी और हमारे देश का जो ये क्या नाम है, इतना बहुमूल्य जो हमारे यहाँ खनिज पदार्थ निकल रहे हैं, जो मिनरल्स निकल रहे हैं, उनको भी हमें यूज नहीं करने दिया जा रहा है। तो सबसे पहले गांधी जी ने सॉल्ट लॉ को ब्रेक करते हुए ब्रिटिशर्स को ये मैसेज दिया कि वी आर नॉट एक्चुअली फोर्स टू फॉलो योर ऑर्डर्स नाउ। अब हम आपकी आज्ञा को मानने के लिए मजबूर नहीं है। तो इसमें क्या क्या हुआ और क्या चीजें रही, उसके लिए मैं आपको बता दूं कि गांधी जी ने सबसे पहले लॉर्ड इरविन को 11 डिमांड्स का एक लेटर लिखा था, ये आपको याद रखना है। और साथ में ये भी याद रखना है कि लॉर्ड इरविन वाज द वायसराय एट दैट टाइम ऑफ इंडिया, ठीक है। तो सबसे पहले उनकी डिमांड में जो था कि उन्होंने अबॉलिश ऑफ सॉल्ट टैक्स, सबसे पहले उन्होंने क्या कहा, सबसे पहले ही डिमांडेड दैट वी विल ब्रोक द सॉल्ट लॉ। हम इसे सॉल्ट टैक्स भी कहते हैं, बहुत जगह इसको सॉल्ट लॉ भी कहा गया है, कानून, नमक तोड़ो कानून, ठीक है। नमक आंदोलन भी कहते हैं लोग इसको, सॉल्ट लॉ भी कहते हैं इसको, और सॉल्ट टैक्स भी कहा जाता है। तो गांधी जी ने कहा से अपनी ये यात्रा जो सिविल डिसोबीडियंस, जिसको हम डांडी मार्च भी कहते हैं, ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि हम इसको डांडी मार्च भी कहते हैं। ये मैंने यहाँ पे डांडी लिखा हुआ है, डांडी मार्च कहते हैं। तो गांधी जी ने डिसाइड किया कि मैं अपने साबरमती आश्रम से लेकर जो बीच था यानी समुद्र तट था, डांडी एक जगह, वहां पर जाकर मैं इस नमक बनाऊंगा और इस नमक कानून को, सॉल्ट लॉ को ब्रेक करूंगा, ठीक है। तो उन्होंने वहां का जो डिस्टेंस था साबरमती आश्रम से लेकर डांडी तक का, वो था 240 माइल्स, ठीक है। आपको ये याद रखना है, पहला पॉइंट। दूसरा, उनके जो साथ में वॉलंटियर्स थे या उनके कंपेनियंस थे, वो कितने थे, 78, एक तो ये याद रखना है आपको। तीसरा, आपको ये याद रखना है कि कितने दिन लगे वहां पहुंचने में, ठीक है, 24 डेज। यानी अगर हम कहें पर डे 10 माइल्स तो गलत नहीं होगा, यानी एक दिन में 10 माइल की, 10 मील की ट्रैवल तय करनी पड़ती थी, ठीक है। और इसके लिए गांधी जी ने सोचा कि अगर हम इसे पैदल तय करेंगे तो हम एक नेशनलिज्म को भी अवेयर करते हुए जाएंगे कि रास्ते में जितने लोग मिलेंगे वो इंस्पायर होंगे, अवेयर होंगे कि हमारे देश के इतने लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं और इस लॉ के अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं। तो गांधी जी हैड बीन डिसाइडेड टू टेकिंग हिज 78 कंपेनियंस फॉर कंप्लीटिंग द 240 माइल्स ट्रेवल फ्रॉम द साबरमती आश्रम टिल द डांडी बीच। वहां वो पहुंचते हैं, किस दिन पहुंचते हैं, ऑन 6 अप्रैल 1930, 6 अप्रैल 1930 को वहां पहुंचते हैं, ठीक है। और ही मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट बाय बॉइलिंग वाटर, वहां जाती हैं, वहां पर वो नमक बनाते हैं। सॉरी, एक सेकेंड, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो हम कहाँ थे, तो मैं आपको ये बता रही थी कि वो मैन्युफैक्चर करते हैं नमक को और उसके बाद बॉयल करके नमक को
मैन्युफैक्चर करते हैं। और इस तरह से उनका ये डांडी मार्च या सॉल्ट ब्रेक लॉ या सॉल्ट मार्च, बहुत सारा इसको नाम दिया जाता है, तरह तरह से लोग इसको बोलते हैं। तो ये पूरी जो मैंने आपको स्टोरी बताई है, इसमें आपको याद क्या रखना है, याद ये रखना है कि गांधी जी हैज बीन स्टार्टेड हिज ट्रेवल फ्रॉम साबरमती आश्रम टिल द बीच ऑफ द डांडी, सिचुएटेड इन गुजरात, ठीक है। And after that he has taken his 78 companions, volunteers, whatever we can say, and completed his 240 miles travel and reached the beach of the Dandi, and where he manufactured the salt and broken the salt law before the British government, and he indicated it's a kind of a indication, it's a kind of a warning that we are not actually prepared for following your orders now, ठीक है। इसके बाद जो आपका इंसिडेंट आता है मेन, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आपकी यहाँ पर मैं आपको पता ही होगा कि 3 राउंड टेबल्स, एक फर्स्ट थी, सेकंड थी और थर्ड थी, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको बताती चलूं। ये लॉर्ड इरविन के टाइम पे जब वो वाइस रहे थे, व्हेनेवर ही वाज द वाइस रहे, ही डिसाइडेड, एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई लंदन में, ठीक है, यहाँ नहीं, लंदन में, इंडिया में नहीं, ये तीनों कॉन्फ्रेंस लंदन में बुलाई गई। तो पहली थी जो राउंड टेबल फर्स्ट थी, इसमें आपको बता दूं राउंड टेबल फर्स्ट, गांधी जी डिड नॉट पार्टिसिपेटेड। राउंड टेबल सेकेंड, ठीक है, गांधी जी हैज बीन पार्टिसिपेटेड। ये आपको याद रखना है। याद रखने वाली डेट क्या है कि गांधी जी हैज बीन, गांधी, और इसके साथ मैं आपको एक डेट भी बताती चलूं, आपको डेट याद रखनी, 5 मार्च 1931, ये आपको याद रखनी है। अब इसमें एक निगोशिएशन वाली बात आ रही थी, हालांकि कांग्रेस ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, ये भी आपको याद रखना है। कांग्रेस डिड नॉट लाइक टू, कांग्रेस को ये पसंद नहीं आ रहा था कि कितनी बातचीत, कितनी मीटिंग्स, कितनी स्पीच, कितने डिमॉन्स्ट्रेशन, क्या क्या कर रहे हैं हम, कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है, यानी पॉजिटिव रिजल्ट इज नॉट कमिंग, ठीक है। तो लेकिन गांधी जी तो नॉन वायलेंस के पुजारी थे, पीसफुल मीटिंग चाहते थे, बातचीत चाहते थे, निगोशिएशन चाहते थे, ठीक है। तो गांधी जी की बातचीत होती है, तो यहाँ पर हम एक नाम याद रखेंगे, लॉर्ड इरविन, ठीक है, लॉर्ड इरविन बिटवीन गांधी जी। इसको याद रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसको गांधी इरविन पैक्ट भी कहा जाता है। आपको ये मैं बता दूं, गांधी इरविन पैक्ट भी इसको कहा जाता है, गांधी इरविन पैक्ट। इस पैक्ट में क्या हुआ, इस पैक्ट में ये हुआ कि जितने भी कांग्रेस के लीडर्स हैं या जो भी रेवोल्यूशनरीज हैं, क्रांतिकारी हैं, जिनको भी इन्होंने क्या नाम है, अरेस्ट करके रखा हुआ है, अगर हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को क्लोज कर दें, इफ वी हैव टेकन द डिसीजन ऑफ क्लोज ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारी ये कंडीशंस मान जाएगी। वो कंडीशंस क्या थी, कंडीशंस ये थी, और साथ में एक लॉर्ड इरविन ने एक डिमांड, मतलब उनके सामने एक प्रपोजल ये भी रखा था, डोमिनियन स्टेट का, डोमिनियन स्टेटस इसको समझना होगा, अक्सर आता है ये डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस मीन्स हमको ब्रिटिश गवर्नमेंट विल अलाउ to administer in our state according to our choice, according to our rules and regulations and law, यानी ये था मतलब। लेकिन हम रहेंगे किसके अंडर में, हम रहेंगे ब्रिटिश रूल के अंडर में ही हम रहेंगे, ठीक है। लेकिन हमको एक डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा कि अब हम अपनी मर्जी से, अपने के हिसाब से अपने रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में फिल कर सकते हैं, ये डोमिनियन स्टेटस था। तो ये भी क्या था कि कांग्रेस डिड नॉट लाइक दैट, कांग्रेस को ये भी नहीं पसंद आया, ठीक है। गांधी जी इवन डिड नॉट लाइक दैट, कि वही बात हुई वाई बिकॉज गांधी जी वांटेड द फ्रीडम, क्योंकि उनको फ्रीडम चाहिए, इंडिपेंडेंसी चाहिए। तो हाउ कैन ही कन्विंस, हाउ कुड ही कन्विंस फॉर दिस डोमिनियन स्टेटस, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम ये कहें कि ये पैक्ट तो बना, लेकिन एक तरह से क्या था, फेल्योर,
फेलियर। यानी बातचीत क्या थी, बातचीत बिल्कुल सरसरी तौर से रही, कोई स्ट्रॉन्ग रिसोल्यूशन वुड नॉट कम आउट, यानी कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इसमें डिसीजन नहीं बन पाए और एक दूसरे को ये कन्विंस नहीं कर पाए और एक दूसरे की डिमांड्स को भी ये फुलफिल नहीं कर पाए, जिसका रिजल्ट क्या निकला कि जो बातचीत थी, जो निगोशिएशन था, वो क्या था, वो क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है। एक और चीज खास यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस कॉन्फ्रेंस के बाद, क्योंकि कांग्रेस हैज बीन अपोज दिस कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस वाज नॉट एक्चुअली एग्रीड फॉर ऑल दीज पॉइंट्स, ये सारे प्रपोजल के लिए भी कांग्रेस राजी नहीं थी। तो उनको लगा कि हमारा तो कोई अचीवमेंट हुआ ही नहीं, यहाँ आकर भी हमारा कोई अचीवमेंट नहीं हुआ, सब कुछ वेस्ट है, सब बेकार है। तो इसके बाद जो कंडीशन निकल के आई वो ये निकल के आई कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कांग्रेस को कहा कि यू आर इलीगल पार्टी। ठीक है, आपको याद रखना कि उस वक्त क्या उन पर एलिगेशंस जो लगाए, ब्रिटिश गवर्नमेंट एलिगेटेड एग्जीक्यूटेड एज लाइक कि आप क्या हो, आप एक इलीगल पार्टी हो। ठीक है, इलीगल पार्टी हो आप। ये घटना कब घटी, 1931 का मैं आपको बता रही हूँ। सारी स्टोरी जो है, इलीगल पार्टी करार दिया और यू आर नॉट अलाउड फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन, फॉर मीटिंग्स, फॉर स्पीच, मतलब कुछ भी पार्टी की पॉलिसीज हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, उनको अब आप फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, यू आर बैंड। और इसी टाइम पीरियड में जो कि जवाहरलाल नेहरू और खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे हम फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं, पाकिस्तान के गांधी भी कहे जाते हैं, वो जेल में थे, उनको जेल में डाल दिया गया और सारी ये जो कांग्रेस की जितनी भी पॉलिसीज थी उनको इलीगल करार दिया गया और उन पर एक तरह से बैन लगा दिया गया कि अब जब भी कोई भी कांग्रेस लीडर अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ा होता है या ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसी के आड़े आएगा तो हम उसे गिरफ्तार करेंगे, उस पर ट्रायल होगा, बाकायदा उनको जेल में डाला जाएगा। तो हमारे यहाँ जो जितने भी लीडर्स रहे हैं, जितने भी क्रांतिकारी रहे, सब कभी ना कभी तो जेल आते जाते रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज को मैंने ये गांधी इरविन पैक्ट इसलिए आपको बता दिया कि ताकि आपको याद रहे कि इस घटना में, इस पैक्ट में एक्चुअली हुआ क्या था। तो मेन जो इसमें चीजें हैं वो याद रखने वाली ये है कि डोमिनियन स्टेटस का प्रपोजल दिया था लॉर्ड इरविन ने और गांधी जी से ये कहा था कि इसके बदले में हम आपके कांग्रेस के लीडर रिलीज कर देंगे और some revolutionaries who were arrested from the long time and they are stayed at the jail, we would release them। ये सारी चीजें रखी गई थी, लेकिन डोमिनियन स्टेटस का जो प्रपोजल था, जो कांग्रेस वॉज नॉट एग्रीड, कांग्रेस राजी नहीं थी। तो कैसे, क्योंकि कांग्रेस वक्त सबसे बड़ी पार्टी थी, दे वर द मेन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आवर कंट्री, जब वही राजी नहीं थे तो गांधी जी इन सारी शर्तों को कैसे मान सकते थे। लिहाजा गांधी जी हैज बीन डिसाइडेड टू रीलॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन 1932 अगेन एंड इट हैज बीन ओवर इन 1934। ये आपको याद रखना होगा कि गांधी जी ने दोबारा से रिकॉल किया था 1932 को सिविल डिसोबीडियंस लॉन्च करने के लिए और 1934 में अल्टीमेटली ये ओवर हो गया था। ये डेट आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये आपने अच्छे से देख लिया होगा, समझ लिया होगा। इसमें राउंड टेबल में जो सेकंड राउंड टेबल है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। 5 मार्च 1931 गांधी जी हैज बीन पार्टिसिपेटेड। आपको एक घटना बताती चलूं मैं, आपको याद हो एक बहुत ही फेमस इंसिडेंट भी इस दौरान हुआ था जब गांधी जी लंदन पहुंचे वहां पर कॉन्फ्रेंस में, मीटिंग में शामिल होने के लिए। तो गांधी जी हैज बीन एक्चुअली गॉट द अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ द नंगा फकीर। ठीक है, उनको नंगा फकीर कहा, किसने कहा था, लॉर्ड इरविन ने कहा था उनको। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि गांधी जी एक गमछा टाइप का और हाथ में लाठी और धोती पहने रहते थे और ऊपर उनके कोई क्लॉथ होता नहीं था, तो गांधी जी को वहां पे नंगा फकीर की उपाधि दी गई थी। तो गांधी जी ने इसको कोई माइंड नहीं किया था। ये एक इंसिडेंट था जो मैंने आपको बता दिया, फेमस इंसिडेंट है। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे नेक्स्ट उसके लिए अगला हमारा क्या होगा। तो सबसे इसके बारे में आपको बता दूं, पूना पैक्ट। ये बहुत ही फेमस है हिस्ट्री में, पूना पैक्ट। इसको आपको अच्छे से याद रखना होगा, 1932। तो इसमें रोल जो रहा है वो B.R. अम्बेडकर, ये नाम आपको याद रखने होंगे, B.R. अम्बेडकर। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना होगा। इसमें क्या हुआ था, क्यों ये पैक्ट हुआ
और लॉर्ड इरविन इसमें शामिल थे, प्लस गांधी जी का भी इसमें रोल रहा है। अच्छा, एक चीज मैं आपको थोड़ा यहाँ पे बताती चलूं, बताने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता लेकिन फिर भी बताना तो जरूरी है, क्योंकि हमारे देश का ये इतिहास रहा है कि हमेशा से जो हमारा जो दलित रहा है, जो एससी रहा है, उसको हमेशा से इग्नोर किया जाता रहा है, उसके साथ ट्रीटमेंट भी अच्छा नहीं था, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भी उनकी भागीदारी को बहुत ज्यादा कोई अहमियत नहीं दी गई, इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही थी। बल्कि गांधी जी ने, एक चीज मैं आपको बता दूं, सर पूछा भी जाता है आपको, गांधी जी हैज गिवन द नेम हरिजन। हरिजन कहा है, किसको कहा है? दलितों को। गांधी जी ने दलितों को क्या कहा? हरिजन, यानी कि द चाइल्ड ऑफ गॉड। इसका मतलब क्या हुआ? द चाइल्ड ऑफ गॉड। ये आपको याद रखना है कि ये जो पहली बार हरिजन में, आप हरि माने क्या होता है? हरि भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण को हरि के नाम से भी जाना जाता है। हरिजन यानी कि भगवान के बच्चे, द चाइल्ड ऑफ गॉड, यानी दलितों को अगर पहली बार हरिजन के नाम से गांधी जी ने बुलाया था। ठीक है, तो गांधी जी को थोड़ा देखिए, गांधी जी वॉज अ सॉफ्ट पर्सन, जस्टिसफुल पर्सन। ही डिड नॉट लाइक टू एक्चुअली डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ द कलर, कास्ट एंड रिलीजन। उनको ये पसंद नहीं था। और होता क्या था, जो हमारा उच्च समाज था वो अपने सुपरियरिटी को खोना नहीं चाहता। ही डजंट वांट, ही डिड नॉट वांट टू लॉस देयर सुपरियरिटी। ठीक है, यानी कास्ट के नाम पर, कलर के नाम पर, या जो भी धर्म के नाम पर अपनी सुपरियरिटी को जो हमारा क्लास था वो खोना नहीं चाहता था। तो इसी के नाम पर जो भेदभाव होता था उसको लेकर बी आर अम्बेडकर बहुत ज्यादा ही वॉज कंसर्न एंड वरीड अबाउट द पोजीशन ऑफ द एससी इन द सोसाइटी। तो उनको लगा कि अगर ये एक उनके मन की भावना थी। बी आर अम्बेडकर के बारे में आपको बताती चलूं कि बी आर अम्बेडकर वॉज वेरी हर्ट, यानी कि जो सोसाइटी में जो सलूक होता था, जो ट्रीटमेंट दिया जाता था दलितों को, उससे काफी हर्ट हो गए थे। और आपको मैं ये भी बता दूं, अनसुनी बात है कि उन्होंने लास्ट में एट लास्ट अडॉप्टेड द बौद्ध रिलीजन। उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध रिलीजन को भी अडॉप्ट कर लिया था, इसी लोगों की इसे ट्रीटमेंट से हर्ट होकर। तो ये एक अलग बात है, डिफरेंट स्टेटमेंट मैं दे रही हूँ लेकिन इसी से जुड़ा हुआ है। तो उन्होंने सोचा, बी आर अम्बेडकर जस्ट थॉट कि हमारी क्या पोजीशन होगी आफ्टर गेनिंग द इंडिपेंडेंस, वी आर फाइटिंग फॉर स्ट्रगलिंग टुगेदर फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ आवर कंट्री। लेकिन आजादी के बाद हमारा क्या होगा? हमारी तो कोई वैल्यू नहीं है। हमें क्या जगह मिलेगी? हमारा क्या रिप्रेजेंटेशन होगा इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द गवर्नमेंट ऑफ आवर कंट्री? वो सोचने लगे हमें तो हमेशा से बिल्कुल दूध की मक्खी की तरह हमेशा से निकाल के अलग रखा जाता है, तो हमें क्या पोजीशन मिलेगी इस कंट्री को अचीव करने के बाद? ये उनके दिमाग में आया। तो उन्होंने गांधी जी से इस सिलसिले में बात करी और बताया कि देखिए, मैं बहुत ही ज्यादा आई एम वेरी वरीड अबाउट द फ्यूचर ऑफ आवर ग्रुप दलित। तो लॉर्ड इरविन के पास ये अपनी प्रॉब्लम लेकर, कंसर्न अपना लेकर पहुंचे। वहां लॉर्ड इरविन और बी आर अम्बेडकर के बीच बात जो हुई उसी को पूना पैक्ट, और जो समझौता हुआ, जो बात हुई, उसी को पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। अब ये समझौता क्या था, वो बात क्या थी, मैं आपको बता दूं कि बी आर अम्बेडकर ने ये प्रपोजल रखा कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट में और सेंट्रल गवर्नमेंट में दोनों में एक रिजर्व सीट दी जाए। ठीक है, दलितों, ये उन्होंने डिमांड रखी। दूसरा उन्होंने ये डिमांड रखी कि एक सेपरेट इलेक्टोरेट हो, सेपरेट इलेक्टोरेट। इसके बारे में मैं आप एक बार पहले भी बता चुकी हूँ कि सेपरेट इलेक्टोरेट क्या है। मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब है कि जिस धर्म, जिस जाति से हम बिलोंग कर सकते हैं, उसी कैंडिडेट के जो पब्लिक होगी उसको वोट देगी, उस पर्टिकुलर कैंडिडेट को। इसको कहते हैं सेपरेट। जैसे कि हिंदू के हिंदू, मुस्लिम को मुस्लिम, इस तरह से मैं आपको बता दूं। तो ये इन्होंने जो प्रपोजल रखा कि हमको सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, क्योंकि हम अगर कोई भी खड़ा हो गया कैंडिडेट तो उसको कौन वोट देगा? अंडरस्टूड? हमको तो कुछ समझा नहीं जाता है, वो तो पसंद नहीं करेंगे हम इनके ऊपर रहें। ठीक है, तो एक अनसुनी सी एक घटना मैं आपको और भी बता दूं, एक जानकारी है जो हिस्ट्री से मुझे, कि जब गांधी जी ने आपके कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन जब बी आर अम्बेडकर को बनाया था, तो
बहुत से लोगों को अच्छा नहीं लगा था। स्पेशली जवाहरलाल नेहरू ने भी विरोध जताया था इसका कि एक दलित हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या नाम है चेयरपर्सन बन रहा है, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरपर्सन बन रहा है। तो गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू को समझाया था कि हम सभी इस देश के वासी हैं, वी आर रियल नेटिव ऑफ आवर कंट्री, हम सबको मिलजुल के रहना चाहिए, इनका भी कंट्रीब्यूशन है देश की आजादी के लिए। तो इस तरह करके तो ये जो फीलिंग्स है ये हमेशा से चली आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके इफेक्ट इसी इफेक्ट का रिजल्ट है ये पूना पैक्ट, ठीक है, कि बी आर अम्बेडकर ने समझौते करे और लॉर्ड इरविन ने इसको माना भी। उन्होंने उनकी ये जो कहा था कि हमें रिप्रेजेंटेशन चाहिए, ये आपको याद रखना होगा ये सारी चीजें। हमें रिप्रेजेंटेशन चाहिए, किसमें चाहिए? प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, ये आपको याद रखना होगा। प्रोविंशियल गवर्नमेंट आपको मैं उस दिन बता भी चुकी हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक है, और ये सेपरेट इलेक्टोरेट, ये इन्होंने डिमांड रखी। और डिमांड रखने का रीजन क्या था? डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन एमंग द कास्ट, यानी कास्ट के बीच जो। और पहली बार, इसीलिए पहली बार अंग्रेजों ने एक नाम दिया एससी, एससी जो आज भी चला रहा है, शेड्यूल कास्ट, ठीक है, एससी। तभी से ये नाम आया एससी, शेड्यूल कास्ट, तभी से ये नाम आया कि इनको शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी में रखा गया, ठीक है। और इस तरह से, लेकिन रिजल्ट क्या निकल के आया कि जब गांधी जी को पता चला कि इस तरह की डिमांड्स बी आर अम्बेडकर ने लॉर्ड इरविन के सामने रखी हैं, तो और उन्होंने मान भी ली है, तो उनको बहुत धक्का पहुंचा कि अरे ये इट इज जस्ट अ डायरेक्ट अटैक ऑन द इंटीग्रेशन ऑफ आवर यूनिटी, ये तो हमारी एकता पर सीधा हमला है, हमें अलग अलग किया जा रहा है, हमको कास्ट के नाम पर, धर्म के नाम पर एक डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, हम तो बट रहे हैं, ठीक है। और इससे कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट की पावर स्ट्रांग ना हो, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमेशा इसी तरह से काम लिया था, कभी मुस्लिम्स को पैम्पर करते थे तो कभी एससी को पैम्पर्स करते थे। तो इस तरह करके वो हमेशा, कभी जो हमारा ये जमींदाराना वर्ग था, हम क्या लैंड लॉर्ड्स क्लास ऑफ आवर सोसाइटी, उनको हम कभी क्या नाम है वो हमेशा पैम्पर्ड रहे क्या नाम है ब्रिटिश गवर्नमेंट से। तो मोस्टली क्या, अगर हम आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा जो रिच क्लास था हमारी सोसाइटी का, जो लैंड लॉर्ड क्लास था हमारी सोसाइटी का, दे डिड नेवर पार्टिसिपेट इन जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, मैनी काइंड, जितने भी आंदोलन चले, जितनी भी अवेयरनेस और जितने भी विरोध हुए, उसमें ये जो हमारा क्लास था उसने कभी पार्टिसिपेट नहीं किया। उसके पीछे रीजन यही था कि सबको अलग अलग तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट पैम्पर करके रखती थी, एक अपीजमेंट दे देती थी, कभी कभी जब ज्यादा होने लगता था तो कुछ ना कुछ पैम्पर करने के लिए कुछ समझौतों को मान लिया जाता था, कुछ को डिक्लाइन कर दिया जाता था। तो इस तरह की पॉलिसीज रही हैं, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको पूना पैक्ट में आगे जो मैं बता रही थी कि गांधी जी का रिएक्शन क्या हुआ, गांधी जी खफा हो गए, गुस्सा हो गए, और उन्होंने कहा कि मैं टिल डेथ आई एम गोइंग टू फॉर द फास्ट, यानी कि अब मैं खाना पीना त्याग रहा हूँ, अन्न जल त्याग रहा हूँ, मरने तक मेरा अनशन टूटेगा नहीं। गांधी जी इतना ज्यादा अपसेट हो गए थे इस समझौते से, जिसे हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। तो ये पूना पैक्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आज तक ये रिजर्वेशन, आज भी आप समझ लीजिए कि पहले तो सिर्फ एससी और एसटी क्लास को रिजर्वेशन दिया गया था कि वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट में और सेंट्रल गवर्नमेंट में अपना रोल निभाएंगे, ठीक है। उनको एज अ रिप्रेजेंटेटिव, उनको सेपरेट इलेक्टोरेट की उनको फैसिलिटीज दी जाएगी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में उनको हिस्सेदारी मिलेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट में एज अ वो दे वुड बी इलेक्टेड। लेकिन इसके बाद आपको मालूम है कि किस तरह से बी आर अम्बेडकर ने जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था, उससे उन्होंने और भी ज्यादा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमारा क्लास था एक जमाने से एक्सप्लॉइट होता आ रहा था। तो एजुकेशन के मामले में, फाइनेंस के मामले में इन्होंने हमें हमेशा और क्लास से कमतर रहे हैं। तो बी आर अम्बेडकर एक्चुअली वांटेड टू रेज द लेवल ऑफ दिस ग्रुप, एंड दे वांटेड टू मेक द इक्वल पोजीशन इन सोसाइटी फॉर द एससी क्लास। उनको ये दीज वर द कंसर्न रहे कि अगर हमने इस तरह से अभी से नहीं किया तो आगे चल के जब हमें आजादी मिल जाएगी, इंडिपेंडेंट हो जाएगा कंट्री, तो हमें क्या, मेरी क्या, हमारे क्लास की क्या, हमारे ग्रुप की क्या पोजीशन रहेगी, हम तो उसी तरह से यही सब काम करते रहेंगे।
क्या नाम है, झाड़ू लगाते रहेंगे, सड़कों पर नालियां साफ करते रहेंगे, ये सारी चीजें थी। जबकि मैं आपको बता दूं गांधी जी ने भी इन सब में काफी रोल निभाया था। यहाँ तक कि गांधी जी तक ने दलितों के साथ मिलके टॉयलेट और इस सड़कें, ये सारी चीजों को क्या नाम है एज ए एग्जाम्पल दिखाया था कि कोई कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। ये सारी चीजें रही हैं पूना पैक्ट में। इस तरह से एक तरह से हम कह सकते हैं कि रिजर्वेशन का जो यहाँ से सिलसिला स्टार्ट होता है वो आज तक एज एजुकेशन में भी चल रहा है और जॉब में भी चल रहा है। तो ये पूना पैक्ट, बहुत सारी चीजें हम आज भी अंग्रेजों की बनाई हुई चीजों को फॉलो कर रहे हैं, यानी द पॉलिसीज एंड द प्रिंसिपल्स विच वर एक्चुअली इम्पोज्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन आवर कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, कास्ट एंड कलर, वी आर एक्चुअली फॉलोइंग नाउ अ डेज। तो आज तक के लिए मैंने आपको 3 चीजें बताई। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में बताया, सॉल्ट मार्च के बारे में बताया आपको, मैंने गांधी इरविन पैक्ट के बारे में बताया जिसमें सेकंड राउंड टेबल की इंपॉर्टेंस रही है और किस तरह से कांग्रेस की वैल्यू घटाई गई, कांग्रेस को सप्रेस करने की कोशिश करी गई। और इसके बाद ये पूना पैक्ट में किस तरह से बी आर अम्बेडकर और लॉर्ड इरविन के बीच ये क्या नाम है कंप्रोमाइज हुआ जिसमें गांधी जी अपसेट हो गए। तो ये सारे पॉइंट्स आपको मैंने आज बताए और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। आगे के लिए मैं अपने इस चैप्टर को, इंटरनेशनलिज्म को कंटिन्यू रखते हुए अपना नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। टिल देन बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।